हेलो एवरीवन। आज हम हमारी प्लानिंग इन इंडिया सीरीज़ में फोर्थ वीडियो देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन टू प्लानिंग इन इंडिया, फिर प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या डिफरेंस है और फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये सब अच्छे से काफ़ी डिटेल में देख लिया है। ये आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड 5 ईयर प्लान देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान खत्म हुआ 1951 टू 56 तक था, 5 साल हो गए। अभी 1956 से 61। देखो 5 ईयर प्लान्स कैसे होते हैं। अभी आप बोलोगे 56 और यहाँ पे भी 56 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 साल का प्लान हो गया ना, है ना। और उसके बाद प्लानिंग करके आप फिर से दूसरा 5 साल का प्लान कर रहे हो, तो आपको बीच में टाइम थोड़ी मिलने वाला है कि नहीं नहीं इस साल प्लान ही करते हैं। इकोनॉमी तो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, आपको काम करना ही पड़ेगा, है ना, देश का सवाल है। तो इसलिए ये कंटिन्यूएशन में ही आपको दिखेगा 1956 1961। थर्ड क्या होगा 1961 से 66, ऐसे है। ठीक है, तो इन जनरल 1951 से 55 तक का है, ऐसा समझ के चल सकते हैं। ठीक है, तो 1956 से 1961। और देखो फाइनेंशियल ईयर भी डिफरेंट होता है ना। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक ख़त्म होता है। तो ये सारे फैक्टर्स भी है, तो आप ये ईयर्स में कंफ्यूज मत होना, बस सिंपली याद रखो 1951 से 5 ऐड करके 56 तक फर्स्ट 5 ईयर, सेकेंड 5 ईयर 1956 से 1961 तक। ठीक है, अभी एक स्टैटिस्टिशियन थे PC महालनोबिस जी, तो इनका जो है ना काफ़ी बड़ा योगदान है सेकेंड 5 ईयर प्लान में। इन्होंने फॉरेन से इकोनॉमिस्ट को बुलाया था ताकि वो इंडिया की इकोनॉमी को स्टडी कर सके, उनकी हेल्प भी ली थी, इनपुट्स लिए थे, खुद बहुत कुछ प्लान किया था। ठीक है, तो इसको महालनोबिस प्लान भी बोलते हैं, कभी कभी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड है ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन है। इससे पता चलता है कि ये 29 जून को है ना, इनका जो बर्थडे होता है, बर्थ एनिवर्सरी, इसको नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है इंडिया में। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो PC महालनोबिस ही वॉज अ स्टैटिस्टिशियन। ठीक है, इन और सही मायने में सेकेंड 5 ईयर प्लान से इंडिया में प्लानिंग की शुरुआत हुई, मतलब सिस्टमेटिकली प्लान करने की। ठीक है, तो इसको इसलिए इनको कभी कभी आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू NCERTs। ठीक है, नाउ सेकेंड 5 ईयर प्लान ये कंसीव हुआ था इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अभी ऐसा क्यों, हमने पढ़ा था ना फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कि ग्रोथ हुई थी, सक्सेसफुल था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जितना हमारा टारगेट ग्रोथ था इससे उससे एक्चुअल ग्रोथ काफ़ी बड़ी थी, है ना। तो इसलिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई थी तब तक। तो अभी हम सोच रहे थे कि हाँ अभी हमारे पास खाना पीना तो हो गया है अच्छे से, हमें डेवलपमेंट करना है। और अभी लगने लगा था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है तो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो इस 5 ईयर प्लान का मेन मोटो एग्रीकल्चर नहीं था, एग्रीकल्चर को कम प्रायोरिटी दी गई थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ज़्यादा प्रायोरिटी थी, तो इस पर प्रायोरिटी किस पे थी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करने था इसका फोकस थ्रू वॉट डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। बेसिक मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्रीज़ है वो सारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप करना गोल था। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ तो बहुत कम थी, तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, मैन्युफैक्चर करना था खुद के लिए। देखो तो इसलिए ना और एक चीज़ बोली गई थी सेकेंड 5 ईयर प्लान ने कि भाई एडवोकेटेड ह्यूज इम्पोर्ट्स थ्रू फॉरेन लोन्स। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान ने एडवाइस किया, मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि फॉरेन से लोन लीजिए और इम्पोर्ट्स करिए। ठीक है, मतलब हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए अभी हमारे पास तो इतना सफिशिएंट पैसा नहीं है ना, तो क्या करना चाहिए कि फ़ॉरेन से लोन्स लेना चाहिए ताकि इम्पोर्ट किया जा सके। ठीक है, मतलब पैसे लोन लेके हम कुछ खरीद रहे हैं, ऐसी चीज़ें। तो ये अप्रोच था सेकेंड 5 ईयर प्लान का। अभी ये कितना सक्सेसफुल है कितना नहीं, ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो लाई गई थी 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई थी। तो देखो इंडस्ट्री पे ही फोकस है मोस्टली, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाई गई थी। ठीक है, was based on establishment of a socialistic pattern of society as the goal of economic पॉलिसी। तो सोशलिस्टिक पैटर्न क्या होता है, सोशलिस्टिक पैटर्न मतलब कि गवर्नमेंट के पास मोस्ट ऑफ द चीज़ें रिजर्व रहती है, पब्लिक सेक्टर के डोमेन में रहता है। ठीक है, अभी कैसे हमारे इकोनॉमी में मिक्स इकोनॉमी है ना, तो प्राइवेट सेक्टर के भी
कंपनीज़ है, पब्लिक सेक्टर के भी कंपनीज़ है, कुछ सेक्टर्स है जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है, जैसे कि न्यूक्लियर, एटॉमिक एनर्जी, ये सब तो अभी तक वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं किया गया है ना। तो ऐसा ही तब ना बहुत से सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर के लिए ही, मतलब गवर्नमेंट के लिए ही रिजर्व थे। प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं खोल सकती थी, खोलना होगा तो भी लाइसेंस लगेगा। ऐसे सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में कहा गया था। ठीक है, तो एक सोशलिस्टिक पैटर्न सोसाइटी में इस्टेब्लिश करना इस पॉलिसी का एक गोल था। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि देखो बैकड्रॉप भी है इस चीज़ का, हिस्ट्री है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश जो आए थे वो भी एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, है ना। तो प्राइवेट कंपनी के हाथ में जब ज़्यादा पावर आ जाता है तो क्या होता है, हमने देख लिया था, कॉलोनाइजेशन हुआ और हमने इतने साल वो भुगता, है ना। और कंपनी के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो तो कंपनी इज़ फॉर प्रॉफिट्स, और अगर वो गवर्नमेंट में आ जाए तो क्या होता है, देखा ना, ब्रिटिश ने बहुत लूट लिया था। तो इसीलिए ना कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स को ये डर था कि फॉरेन, अभी अगर हमने, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर वालों को ज़्यादा छूट दे दी तो वो हम पे ही डोमिनेंस कर देंगे, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा ग्रो करेगा और हम पे ही डोमिनेंस करेगा, गवर्नमेंट का रोल नहीं रहेगा। इसलिए सोशलिस्टिक पैटर्न बनाना चाहते थे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सोशलिस्टिक पैटर्न इस्टेब्लिश करना चाहते थे कि ताकि वो रेगुलेटेड रह सके, लोगों में इंडस्ट्री बना रहे, ठीक है, लाइसेंस लो और बनाओ, ऐसी सब चीज़ें। देखो, तो अभी ये सब का नतीजा क्या हुआ, टारगेट ग्रोथ थी 4.5%, एक्चुअल ग्रोथ थी 4.3%। मतलब क्या ये सक्सेसफुल कह सकते हैं? हाँ, मॉडरेटली सक्सेसफुल, बट नॉट कम्प्लीटली, क्योंकि हमने जितना सोचा था उतना हमारा ग्रोथ हुआ नहीं, उससे कम हुआ है। और क्या हो गया, अभी देखो बहुत सारी इंपोर्ट्स करोगे आप थ्रू फॉरेन लॉज। अभी मुझे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनानी है, उसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा, फिर बहुत सारी मशीनरी लगेगी, वो टेक्नोलॉजी मशीनरी वो तो हमारे पास थी ही नहीं तब। तो उसके लिए हमने फॉरेन से लोन लिया और फिर हम लोग इम्पोर्ट्स करने लगे, है ना। तो हमारा सारा पैसा जो है वो वहाँ जा रहा था। फॉरेक्स रिजर्व जो होते हैं, डॉलर वॉलर, फॉरेक्स रिजर्व्स में डॉलर आते हैं, फॉरेन करेंसी वगैरह आती है, तो वो हमें पेमेंट करना पड़ता है ना। हमारे रुपये में थोड़ी पेमेंट होता है, बाहर के देश से आप कुछ ले रहे हो तो फॉरेक्स रिजर्व्स देने पड़ते हैं, फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है ना। तो वो बिल्स पेमेंट करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स कम होने लगे, तो वो उसमें ही चले गए। तो क्या हो गया, इवेंचुअली एक्यूट शॉर्टेज हो गया फॉरेक्स का। ठीक है, और फॉरेक्स का शॉर्टेज होना इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि हम अगर कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें फॉरेक्स रिजर्व्स देने पड़ते हैं। क्रूड ऑयल हो गया, बाकी सब चीज़ें हो गई। तो अगर फॉरेक्स ही कम पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, फिर अभी गवर्नमेंट को थोड़ा काट छाट करना पड़ेगा ये इधर उधर से कि पैसे कैसे बचाए। तो डेवलपमेंट जो टारगेट्स थे उसमें थोड़ा काट छटाई की गई, है ना। तो मतलब इसेंशियल पार्ट्स को रखा गया, बाकी के पार्ट्स को हटा दिया, ऐसा। फिर प्राइस राइज देखा गया, अभी डॉलर्स कम है हमारे पास, है ना, बाकी शॉर्टेज हो रखा है, तो इसकी वजह से प्राइस बढ़ गए। ठीक है, अबाउट कितने, अबाउट 30%, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है, मतलब फॉरेन से लोन ले और इम्पोर्ट करो, नॉट अ गुड, इतना हुआ नहीं। ठीक है, अभी ये था सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में। हमने देखा इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस था। तो फिर मेजर प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, मेजर प्रोजेक्ट्स भी इंडस्ट्री रिलेटेड ही होंगे। तो बड़े बड़े स्टील प्लांट्स लगाए गए थे। तो ये मेजर प्रोजेक्ट्स जो है ना सेकेंड 5 ईयर प्लान में इनिशिएटेड है, लेकिन इस्टेब्लिश अलग अलग ईयर्स में है। अभी देखो 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था भिलाई स्टील प्लांट, तो इसकी नींव रखी गई थी 1955 में। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट्स सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर इनिशिएट किए, ऐसा ही कहा जाता है। ठीक है, तो भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में। और किसने मदद की थी, हमारी यूएसएसआर, जो कि सोवियत यूनियन है ना, आज का रशिया, बाद में वो सब टूट टूट के रशिया सबसे बड़ा टुकड़ा निकला उसमें से, है ना। तो वही, तो तब हमारी हेल्प हुई थी। फिर हम खुद से नहीं कर पाए ना, क्योंकि हमारे पास उतना था नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। देखो हम लोन वगैरह ले रहे, है ना। 1959 में और एक स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश हुआ था बाय विद द हेल्प ऑफ कौन, यूके की हेल्प से। ठीक है, फिर उसी साल रौरकेला स्टील प्लांट ओडिशा में इस्टेब्लिश किया गया बाय विद द हेल्प ऑफ वेस्ट जर्मनी। ठीक है, तो स्टील प्लांट्स लगाने का मोटिव क्या था, पहली बात हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, हमें खुद प्रोडक्शन करना था, ये भी एक चीज़ थी। ठीक है, बाद में भी हमें रेलवे लाइंस ये सब बाकी चीज़ों के लिए भी स्टील वगैरह
ज़रूरत पड़ने वाली थी, बराबर। और दूसरी बात, अगर हम ये प्लांट्स लगा रहे हैं इन एरियाज़ में, देखो छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ज़्यादा डेवलप इलाके नहीं हैं, तो गवर्नमेंट का मोटो ये भी था कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, है ना। तो इसके लिए ये प्लांट्स लगाए गए, ठीक है। फिर 1956 का ईयर क्या था, हम अभी देखो हमने प्लान तो पढ़ लिया, अभी हम देखते कि इन सालों के दौरान गवर्नमेंट ने और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें की है। देखो 1956 के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था फर्स्ट फायर प्लान में, बट स्टिल एक पॉइंट रह गया था कि अप्सरा जो इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था वो भी 1956 में ऑपरेशनल हो गया था। फिर 1957 में क्या क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि कम्युनिस्ट पार्टी कोई थी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर गवर्नमेंट में आ गई थी, तो वो थी केरला में। कहाँ पे? केरला में। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है, तो कहाँ? इंडिया में, केरला, ठीक है। फिर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये पास हुआ। नेवी एक्ट 1957 पास हुआ। फिर हाँ, ये एक और चीज़, इंडिया का जो कॉइनेज है, कॉइनेज मतलब कॉइन्स, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, सॉरी 3 रुपया नहीं होता, हाँ 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया ऐसे होते हैं ना अभी। तो पहले कैसा होता था कि आना पई ऐसा सब होता था, 1 रुपये 16 आना, ये सिस्टम था हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 के बाद ना, 1 रुपये 16 आना ऐसा था। तो हम डेसिमलाइजेशन हो गया हमारे करेंसी सिस्टम का फ्रॉम April 1, 1957। अभी ये डेसिमल करेंसी सिस्टम क्या है? डेसिमल करेंसी सिस्टम में पहले 1 रुपया 16 आना होता था, है ना। तो अभी क्या होने का? 1 रुपया 100 पैसा, ठीक है। तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया ऐसे कॉइन्स आने लगे। तो आप बोलोगे कि डेसिमल मतलब तो 10 होता है, तो 2 5 कैसे आ गए? एक्चुअली डेसिमल करेंसी सिस्टम मतलब ऐसा करेंसी सिस्टम जिसमें हर यूनिट जो है करेंसी का उसको 100 भागों में तोड़ा जा सकता है। इसलिए 1 रुपये के 100 भाग हो सकते हैं ना, तो उसको 1 रुपये इक्वल्स टू 100 पैसे, ऐसा इसको बोलते हैं डेसिमल करेंसी सिस्टम। तो इंडियन कॉइनेज जब डेसिमलाइजेशन हुआ ऑन April 1, 1957, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई 1957 की। देन 1958 में DRDO इस्टेब्लिश हुआ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। फिर आफ्स्पा एक्ट, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में पास किया गया। अब ये 1958 में आफ्स्पा एक्ट की पास किया गया, तो ये ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल एक्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ना आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट क्या करता है, आर्म फोर्सेस को वो ये पावर देता है नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स है आसाम वगैरह वहाँ पे, कि वो अभी इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है, तो ऐसा कुछ हो रहा है तो आर्म फोर्सेस को पूरी आज़ादी होती है कि बिना वारंट के भी सर्च करे, ऐसा सब। तो ये सब थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए हमें याद रखना है। आफ्स्पा एक्ट 1958 में पास हुआ था। देन साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन भी आया था 1958 में, तो ये भी पार्लियामेंट में पास हुआ था। मतलब एक साइंटिफिक पॉलिसी में हम देखो, हम ओवरऑल डेवलपमेंट करें तो हम साइंटिफिक पॉलिसी के लिए भी हम अप्रोच रख रहे हैं, तो इसने ना काफ़ी अच्छा बेस बांधा है किसका? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, बाद में जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में वो, ठीक है। 1959 में पंचायती राज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, कहाँ पे? नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। तो पहली बार पंचायती राज कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? राजस्थान में, इंडिया में। देखो पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो मिल गया 1992 में। कब? 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो इसको तब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिल गई। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए आर्टिकल बन गया, लेकिन पंचायती राज पहले नहीं था क्या? था। पंचायती राज पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ 1959 में राजस्थान में। तो पंचायती राज इसलिए किया गया था ताकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, मतलब पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना हो, अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि एफिशिएंट वर्किंग हो सके। देन द ईयर 1960, इट वॉज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हुई। एक तो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में इस्टेब्लिश किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा होता है ये, तो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है ये।
और बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 पास हुआ। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बॉम्बे प्रोविंस था पहले पूरा, इसको तोड़ के दो भागों में बांट दिया लैंग्वेज की बेसिस पे। महाराष्ट्र, मराठी स्पीकिंग लोगों का महाराष्ट्र, गुजराती स्पीकिंग लोगों के गुजरात, ऐसा मेजॉरिटी जो स्पीकिंग लोग थे वो। तो इसलिए 1 मई 1960 को ये हुआ, तो 1 मई को महाराष्ट्र डे और गुजरात डे होता है, तो 1960 में ये दो स्टेट्स बने। ठीक है, सो ये था सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में, एंड उस दौरान इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए उन सालों में। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।